सबको मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ डॉक्टर करिश्मा नारवानी, जामनगर से। जैसे आगे थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन से इस विषय की शुरुआत करूँगी। वैसे तो मैं आयुर्वेदाचार्य का मेरा अभ्यास जामनगर, मूलतः जामनगर से, और 2000 मेरी जब आयुर्वेदाचार्य मेरी जब पढ़ाई ख़त्म हुई तब बस एम यही था कि आयुर्वेद के पास बहुत कुछ है, उसमें पर्टिकुलर अष्टविद्याओं के लिए बहुत अच्छे से बताया गया है। आयुर्वेद की आइडेंटिटी यहाँ फिर ऐसे रह जाती है कि उसका जो कार्ड बनता है आयुर्वेदिक फिजिशियन का, कि वो हर चीज़ को क्योर कर सकता है। हाँ, और लोग भी शायद ऐसे ही मानते हैं कि उनके पास कोई जादुई छड़ी है जिससे वो कर लेंगे, या फिर वो पुड़िया है, उसके पास काढ़ा है जिससे वो ठीक करते हैं। ऐसी आइडेंटिटी जो आज ऐसे जनरल जो है बनी हुई है आयुर्वेद के लिए, ये आइडेंटिटी है। लेकिन ये था कि आयुर्वेद तो है वो, जैसे पढ़ते पढ़ते ऐसे लगा कि आयुर्वेद इज ए साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद तो एक्चुअली जीवन का विज्ञान है पूरा। आयु वेदयति बोधयति इति आयुर्वेदः। तो ये जो ज्ञान है, इसके बारे में लेकिन दूसरी तरह लोगों के बीच में कुछ आइडेंटिटी अलग थी। तो इसको कैसे लिया जाए कि आयुर्वेद में अगर ये ज्ञान पड़ा हुआ है तो इसको कैसे लाएंगे। तो यही बस डॉक्टर हितेश जी जानी की, जो कि इस विषय के लिए एक इच्छा थी कि ऐसे महिला इस विषय को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी, आज ये कोई नॉलेज ही नहीं है एंटीनेटल केयर के लिए, तो इस विषय को कैसे लाया जाए, इस विषय को कैसे प्रमोट किया जाए, ये एक इच्छा थी। और डॉक्टर जानी सर का इसमें गाइडेंस मिला और ये विषय 2003 में एक स्वरूप, उसका एक कॉन्सेप्ट लेवल पे बना और फिर उसको प्रैक्टिस लेवल पे शुरू किया। और जैसे आगे बताया गया कि पहले जामनगर गर्भविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने इस पर काम करना शुरू किया। उसके बाद ये विषय विद्या भारती ऑर्गेनाइजेशन सूरत में आया, फिर गांधीधाम में इस विषय पे काम शुरू हुआ, फिर जामनगर में आज 4 सेंटर है। ऐसे मेरा सौभाग्य कि इस 4 सेंटरों में अलग अलग माहौल के, कुछ रूरल एरिया में भी हैं, कुछ सिटी एरिया में भी हैं। इसी तरह से अलग अलग लोगों को मिलने का, अलग अलग विषय को पहुंचाने का एक मौका मिला है। सूरत जैसे मेट्रो में भी एक मौका मिला। तो इसी तरह से ये आज 8 केंद्र इसी तरह से गुजरात में रन हो रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम जो हैं वो मिल रहे हैं। तो इस विषय को जो आगे जैसे आपके सामने विषय का पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया है, तो ये जो विषय है गर्भ संस्कार का, उसके जैसे बताया गया 4 स्टेप्स हैं। एक है गर्भाधान पूर्व संस्कार, दूसरा गर्भाधान संस्कार, फिर सगर्भा पे संस्कार और सगर्भा के द्वारा गर्भ पर संस्कार। ये प्रक्रिया जो है इन 4 स्टेपों में करनी होती है। ये जो है उसके 4 स्टेप हैं। हाँ, क्या क्या करना है आगे जैसे आया कि गर्भाधान पूर्व संस्कार वाली बात, कि भाई 90 दिन पहले से ये प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रक्रिया जो शुरू होगी वो 90 दिन पहले से शुरू होगी और 90 दिन पहले से उनके लिए कुछ प्लान बनेगा कि उसमें उनका दोनों का प्रकृति क्या है। वो आने वाला कपल जो 90 दिन पहले आया है उसके लिए प्रकृति का परीक्षण करना, उन दोनों की प्रकृति कौन सी है, वो किस प्रकृति को बिलोंग कर रहे हैं। मैं मैक्सिमाइज इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं बीच बीच में दिखाऊँ, पहले विषय को बाद में। तो ये जो उसके 4 स्टेप हैं, पहला स्टेप जैसे बताया गर्भाधान पूर्व संस्कार, कि जो कि 90 दिन पहले शुरू होगा। दोनों की प्रकृति आयोजेनोमिक्स तो चेक करना, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करना। उसके बाद जो है वो 90 दिन की पूरी प्रक्रिया क्या है, उसमें आहार का रोल मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। दूसरा स्टेप गर्भाधान संस्कार, तीसरा स्टेप जो है सगर्भा पर संस्कार, एंटीनेटल केयर।
और चौथा जो स्टेप है वो सगर्भा के द्वारा गर्भ पर संस्कार। इसमें जो मेरा विषय जो आपके सामने रहेगा वो खास तौर से आहार। ये है आहार का जो विषय कि उसका क्या रोल रहेगा। जब हम बात करते हैं कि आहार की, जब मैं इसके लिए जब शुरुआत हुई कि इसको कैसे कहाँ से, तो बताया गया कि इसका तो बहुत हमारे वेदों में बताया गया है, उपनिषद ने इसके बारे में बताया है। आयुर्वेद में तो ठीक है, आयुर्वेद तो हेल्थ का साइंस है इसलिए तो उसका एक बताएगा ही बताएगा, लेकिन वेदों में भी इसका है और उपनिषदों में आहार के लिए बहुत सारा है जो बताया गया है। तो उसको जब आया कि भाई अन्नात् पुरुषः, पहला जो वेद में बताया गया कि पुरुष की उत्पत्ति, पुरुष यानी व्यक्ति, व्यक्ति की जो उत्पत्ति है वही अन्न से, अन्न से ही व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। ये वेदों में बताया गया कि जैसे जैसे बताया कि 5 भौतिक, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम जो बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम जो बताया गया कि पहले वायु, वायु से जो अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जो जल पैदा हुआ, जल से जो पैदा हुई, उससे जो पैदा हुई पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी से औषध, औषध से अन्न पैदा हुआ और अन्न से व्यक्ति पैदा हुआ। ये पूरा जो सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम बताया गया है उसमें ही अन्न की उत्पत्ति बताई गई कि अन्न से ही एक पुरुष की उत्पत्ति बताई गई है। मतलब हमारे उत्पत्ति में ही, एक व्यक्ति की उत्पत्ति में ही जो अन्न, ऐसा वेद में बताया हुआ है। अन्नात् एव प्रजा प्रजायन्ते, अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। मतलब कोई भी जीव हो, वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, कोई भी हो, वो जो है वो अन्न से उसकी उत्पत्ति होती है और वही जो बताया गया है। हाँ, वेदों ने ये भी बताया कि अन्नम न निंदयात्, उसकी कभी भी वो नहीं करना चाहिए। अन्न को देव का स्थान बताया गया कि वहां बताया गया अन्न ही देव है। हमारे जो देव, जल देव, अन्न देव, तो अन्न को देवता का स्थान दिया गया है क्योंकि वो हमारी उत्पत्ति के लिए अन्न जिम्मेदार है, उसको देवता का स्थान वहां पे दिया गया है। ये तैत्तरीय उपनिषद ने बताया है। अन्नम न परिचक्षित, उसका अवमानन भी नहीं करना चाहिए। कि ये भी बताया गया कि ये एक, जैसे हम बात कर रहे हैं संस्कार की, तो अन्न लेने के लिए भी संस्कार बताए गए हैं कि अन्न कैसे लिया जाए, उसके लिए क्या प्रक्रिया जो बताई गई, आगे जो बताया गया कि वो एक प्रोसीजर की तरह संस्कार को बताया गया। यहाँ कुछ ऐसे संस्कार कि अन्न को कैसे लेना है वो भी बताया गया। अन्न को कैसे लेना चाहिए, अन्न कैसे बना हुआ चाहिए, अन्न किसके द्वारा बनाया हुआ चाहिए, ये भी एक बताई गई प्रोसीजर बताई गई है जो शास्त्रों में, आयुर्वेद में बताई गई। आयुर्वेद ने भी बहुत उसके लिए बताया गया। अष्ट आहार विधि जो आयुर्वेद में बताई गई, इसके लिए आहार के लिए भी, आहार कब लेना है, आहार कैसे लेना है, आहार में लेते हुए क्रम क्या होना चाहिए, आहार को कैसे बनाया गया, उसके लिए बताया गया कि देश, काल, प्रकृति, संयोग, कि ये सभी बातें जो हैं वो आहार के लिए बताई गई है। तो इतना क्यों आहार के लिए जो बताया गया कि जो भी बनेगा, हमारा जो शरीर, हमारी जैसे बताई गई उत्पत्ति अन्न से है, तो हमारा जो टिकना है, हम जिसके आधार पर जो हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट जो टिकता है, वो सब आहार से ही है। और इवन सिर्फ अन्न नहीं, शरीर को जैसे बताया गया कि एक व्यक्ति यानी क्या, शरीर, आयुर्वेद में जो उसकी डेफिनेशन की गई, शरीर, मन, आत्मा, ये जो बताया गया, तो सिर्फ हमारा शरीर नहीं, हमारा मन भी आहार से बनता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमारा मन भी आहार से बनता है। तो इसी तरह से हम पूरे जो हैं वो टिके हुए हैं तो आहार की वजह से। और किस तरह से एक व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व होना, ये भी आहार ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आगे जो इसके साथ में एक एग्जांपल याद है कि जैसे है कि जैसे गीता में बताया गया कि आहार के प्रकार बताए गए कि राजस, उसकी डेफिनेशन की गई है, सत्व,
सात्विक अन्न, राजसिक अन्न, तामसिक अन्न, उसकी कौन सा है वो राजसिक होगा, कौन सा है वो सात्विक होगा, कौन सा है वो तामस, मतलब हमारे मन के गुणों पर इसकी इफेक्ट जो होती है वो जो बताया गया। एक जैसे कि था कि एक एग्जाम्पल है कि जब गुरु के यहाँ शिष्य जब परशुराम के पास जो गया था, जब कर्ण उनके पास जो गए थे और उन्होंने पहचान लिया था कि ये जब उसको ये था कि उसकी पूरी कहानी तो शायद ऐसे कि उसको वो अपने गुरु की कुछ उससे तकलीफ ना हो और उसको एक बिच्छू ने काटा था और उसका जब उसको कोई तकलीफ ना हो इसके लिए उसने अपने ऊपर ले लिया, उसको एकदम ब्लीडिंग होता है कर्ण को, और वो सो रहे थे, उसको कर्ण को बिच्छू ने काटा, इतना ब्लीडिंग हुआ, लेकिन वो यहाँ से इसलिए नहीं हटे कि वो डिस्टर्ब होंगे, उसके गुरुजी सो रहे हैं, उसके घुटने पे है उसका आधार, तो वहाँ पे सो रहे हैं, इसके लिए नहीं हटे। लेकिन वहाँ से जो परशुराम ने जो पहचान लिया कि जो खून के जो गर्माहट थी उससे उसको पहचान लिया कि ये कौन है, मतलब ये उसे खुद को पता नहीं था कर्ण को कि मैं वैश्य पुत्र नहीं हूँ, जो मैं शूद्र पुत्र नहीं हूँ, या ये खुद को पता नहीं था, लेकिन उसके खून से पता चल गया कि ये कम्युनिटी, ये संप्रवर्ण है। तो ये मतलब अन्न से ये पहचान भी हो सकती है कि हम क्या हैं, कैसे हैं। अन्न इतना जो है वो प्राधान्य रखता है कि जो ये अलग अलग जो वेदों में बताया गया। यहाँ जब मैं बात कर रही हूँ गर्भाधान गर्भ संस्कार की कि उत्तम संतति श्रेष्ठ संतति लाने के मैं अन्न का क्या रहूं, तो मैंने जो बताया कि ये प्रक्रिया कुछ इसमें 4 स्तरों पे होती। एक जो बताया गया प्री कंसेप्शनल स्टेज, गर्भाधान पूर्व संस्कार, उसके पहले 90 दिनों के दौरान आहार का क्या रोल रहेगा। जब उसके बाद गर्भाधान संस्कार के दौरान आहार का क्या रोल रहेगा। फिर सगर्भावस्था, उसके लिए आहार के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये अलग अलग स्टेज में क्या रोल है इसकी हम आगे डेफिनेशन करें। जैसे कि गर्भाधान से पूर्व, जैसे गर्भ संभोग सामग्री जो बताई गई है कि आगे जो बताया कि गर्भाधान से पूर्व गर्भ क्या है, उसकी अगर हम डेफिनेशन ढूंढे गर्भ क्या है तो उसके लिए क्या मटेरियल है। तो उसका जो मटेरियल है कि आयुर्वेद ने जो बताया ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु यानी कि ओव्यूलेशन पीरियड, जो स्त्री के शरीर में जो पूरी बीज बनने की प्रोसेस जो होती है 28 दिन में कंप्लीट होती है वो है ऋतुकाल, ओव्यूलेशन पीरियड। क्षेत्र यानी कि गर्भाशय, जहां गर्भ को रहना है। तीसरा फैक्टर जो है कि उसे न्यूट्रिशन, अंबु, जो उसे न्यूट्रिशन जो उसे माता के शरीर से और गर्भावस्था से पहले जो ओम के लिए गर्भाशय को अच्छा बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन। और फोर्थ है बीज यानी स्पर्म एवं ओवम। तो ये पहले अच्छा होना चाहिए, जिसका मटेरियल अच्छा होगा वही अच्छी चीज बनेगी। तो वो जो है ये जो है वो गर्भ के लिए मटेरियल है, तो उसको बेस्ट करने के लिए तो पहले 90 दिन के दौरान, क्योंकि यही बीज पहले स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र बनने की प्रक्रिया और oogenesis यानी कि ओवम बनने की प्रक्रिया, ये बॉडी में 90 दिन उसको ये प्रक्रिया जो है वो जो आयुर्वेद में बताई गई है रसाद रक्तम तत्व मांसम, मतलब ये शुक्र और ओम बॉडी में हमारा जो बॉडी जो बताया गया कि उसमें 3 दोष हैं, 7 धातुएं हैं, 3 मल हैं कि 3 दोष वात पित्त कफ, ये हमारे बॉडी के बेसिक कंपोनेंट है। 3 दोष जो बताए गए। फिर बताई गई सप्त धातु, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं बताई गई। और उसके बाद जो 3 दोष मल बताए गए कि ये जो है कि ये सभी मिला के हमारा बॉडी है, तो उसमें जो शुक्र है और आर्तव है ये बॉडी की सप्त धातुओं में से एक धातु है। उसकी निर्मित कैसे होती है, उसकी एक के बाद जो हम आहार को जो हम ग्रहण करते हैं,
आहार की पूरी जो हो जाता है हमारे मुंह से लेके, हम उसे जो अलग अलग प्रोसेस बताई गई कि उसका फिजिकल डाइजेशन, उसका केमिकल डाइजेशन, उसमें से सार कीट विभाजन और उसमें से भी सार भाग जो है वो बॉडी को कैसे न्यूट्रिशन देता है, उसमें से भी जो प्रक्रिया होती है उसमें से भी पहले रस बनता है, सप्त धातु की निर्मित रस, रक्त, मांस में रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेदम प्रजायते मेदश स्थितम ततो मज्जा मज्जा शुक्रस्य संभव। ये जो पूरा क्रम बताया गया, धातु के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि इस तरह से रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, उससे मेद बनेगा, उसमें से एक एक धातु की रस की पुष्टि हो गई, फिर उसका जो सार भाग है वो रक्त की पूर्ति करेगा, उसमें से फिर रक्त की पूर्ति हो गई, फिर उसका जो सार भाग आगे का जो बड़ा वो जाके मांस की पुष्टि करेगा। तो ये जो पूरा क्रम है, यही क्रम में शुक्र और आर्तों की निर्मित होती है। ये पूरी जो प्रक्रिया है, वैसे तो ये पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए 40 दिन लगते हैं। हमने जो आज जो खुराक खाया है उसकी जो पूरा उसमें से जो डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, उससे रस रक्त मांस में उसका जो पूरा जो बॉडी को जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस, जहां उसमें से जो तत्व लिए हैं, आहार में जो जो तत्व हैं उसी के हिसाब से न्यूट्रिशन की और धातु निर्मित की प्रक्रिया को इतने टाइम लगेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो क्यों गर्भावस्था से पहले, गर्भाधान से पहले, क्योंकि जो स्पर्म बन रहा है, शुक्र धातु बन रही है, वो कम से कम 40 डेज पहले, और पूरी प्रोसीजर उसमें भी शुक्र धातु में भी पूरा स्पर्म का फॉर्मेट होते हुए उसका हेड, बॉडी, टेल ये बनते हुए तो 72 डेज लगते हैं। तो ये जो पूरा है कि 72 डेज पहले तो अलर्ट हो जाना है कि वो कैसा आहार जा रहा है, क्योंकि वही वो स्पर्म को बनाएगा, वही ओवम को बनाएगा। तो ये पहले अलर्ट हो जाना होगा कि ये क्या जा रहा है बॉडी में। तो सिर्फ ये कोई फिजिकली वाली बात नहीं है, उसके साथ मैंने जो बताया कि मन भी बनता है। तो आगे जो बताया गया कि फिटस जो है उसके लिए ये सामग्री भी है, तो और 6 घटक हैं उसके लिए। आयुर्वेद में जो बताया गया, दूसरी स्लाइडों से इसकी जो डिटेल बताऊंगी आपको। हमारे जो 6 फैक्टर्स हैं कि जो फीटस के लिए जो अलग अलग फैक्टर्स जो बताए गए हैं, उसमें जो 6 फैक्टर्स हैं उसमें बताया कि मातृज, पितृज, सत्वज, सात्मज, आत्मज, रसज, अलग अलग जो उसके फैक्टर बताए गए हैं वो भी फीटस के लिए। जो मैंने आगे बताया कि कुछ सामग्री है, कुछ जो है वो फिटस के आगे जो बताई गई गर्भ संभव सामग्री जो बताई गई कि जो मैंने बताया कि ऋतु क्षेत्र मूल बीज, ये जो उसका मटेरियल था, तो उसके साथ जो फिटस के ये 6 फैक्टर भी हैं कि अलग अलग जो बताया गया। ये जो बताए हैं कि ये अलग अलग फैक्टर जो हैं, इसमें जो भी हमारे बॉडी के जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, स्किन, ब्लड, मसल्स, हार्ट, किडनी, ये सब जितने भी शरीर के जो सॉफ्ट पार्ट हैं उसमें उसका मैटरनल जीन्स डोमिनेंट रहता है। ये है मातृज घटक, मदर इज फैक्टर इन एम्ब्रियोजेनेसिस, जो मातृज घटक हैं वो बताएं। और शरीर के जितने भी ठोस पार्ट, जितने भी हार्ड सब्सटेंस हैं, जैसे कि हड्डियां, नाखून, शिराएं, कंडराएं, जितने भी हार्ड पार्ट हैं उसमें उसका पैटर्नल जीन्स डोमिनेंट रहता है। उसके अलावा जो सात्विक भाव, आने वाले बच्चे की इम्यूनिटी कैसी चाहिए, वो सात्विक भाव है। उसका रसज भाव, उसका नॉरिशमेंट कैसा चाहिए, उसका हर ऑर्गन का नॉरिशमेंट कैसा है, ये रसज भाव है। और सत्वज भाव कि उसका ये सत्व, उसकी धृति कैसी चाहिए, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा चाहिए, ये है सत्वज भाव। तो ये जो सभी जो फैक्टर्स हैं कि ये गर्भ के लिए, तो ये पहले से इसका जो फॉर्मेशन होता है 90 दिन पहले से होता है। तो उसके लिए भी आहार का
जो बताया गया, जैसे मैंने आगे जो बताया कि जितने भी रस रक्त मांस में जो शुक्र धातु की पुष्टि वो जो है वो मातृज पितृज की करेगा, लेकिन उसके अलावा जो बताया गया कि ये हमारा पूरा जो है ये षड कोशात्मक शरीर जो आगे बात की कि हमें दिख रहा है वो सिर्फ हमारे सामने जो स्थूल शरीर निकला है, कि उसके हमारे और भी अल्टर बॉडीज जो 5 हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। तो ये जो है अन्नमय कोश यानी हमारा शरीर, जो स्थूल शरीर जो आपके सामने जो दिख रहा है वो है अन्नमय कोश। उसमें प्राण यानी उसके लिए जो ऊर्जा है, उसको जो शक्ति मिलती है वो है हमारा प्राणमय कोश। तीसरा हमारा जो मन कि वो जो है कि वो है मनोमय कोश। और बुद्धि हमारा जो विवेक, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसका जो एनालिटिक पावर है वो है हमारा विज्ञानमय कोश। और आनंदमय कोश यानी हमारा चित्त। तो ये सब जो है कि जो शरीर जो है वो जैसे आगे बताया कि पूरा अन्न से बना हुआ है, उसको जो भी चाहिए उसका, दूसरी जो चीजें हैं जिसको भी हर एक चीज को जो चाहिए बनने के लिए कुछ भी, उसको कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो मैंने आगे बताया कि पूरा वो जो है अन्न से बना हुआ है, उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं पूरे अन्न से बने हुए हैं। और प्राणमय कोश उसके लिए ऊर्जा, शरीर को जो कोई भी काम करने की जो ऊर्जा मिलती है वो है हमारा प्राण। और तीसरा मन, मन हमेशा कूदता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, और वही बॉडी को जो भी करना होता है, शरीर को जो भी करवाता है वो मन करवाता है। उसकी इच्छा अनिच्छाएं उसके द्वारा ही हमारा पूरा व्यापार चलता है, हम वो सब करते हैं। और उसको भी विज्ञानमय कोश यानी हमारी बुद्धि कि जो उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है उस पर जो कंट्रोल करती है वो है बुद्धि। और उस सब की इफेक्ट जो हमारा शरीर उसकी ऊर्जा के अनुरूप जो उसकी प्रवृत्तियां चलती है, जो हमारा मन अच्छा या बुरा जो कुछ भी करवाता है, और बुद्धि विवेकशील है, उसे पता वो जो है वो नियंत्रित करके अच्छा है सत्कर्मों को करवाती है, इन सब की इफेक्ट हमारे चित्त पर पड़ती है। तो इसमें जो भी है कि जो बताया कि हमारा बॉडी जो अन्नमय कोश वो हमारा शरीर है, प्राण ऊर्जा जो सभी आहार से ही मिलती है, जैसा आहार लेंगे वैसी ऊर्जा बनेगी। अगर हम आहार को जिस तरह से अगर हम आहार की उस क्वालिटी को रखते हैं तो हमें अच्छी ऊर्जा मिलती है। और हमने देखे हैं ऐसे हमारे ऐसे लोग भी हैं कि जहाँ कोई भी प्रकार का उत्साह न होना, आलस्य होना, कहीं ना कहीं इसमें आहार का रोल रहता है। तो ये है हमारे की शरीर की ऊर्जा कैसी होना, क्या होना, हम हमारे में उत्साह होना, उसका भी पूरा निर्भर आहार पर है। तीसरा जो है कि मन, कि जैसा मन जैसा आहार वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। ये जो बताया गया कि मन जो हमें अच्छा या बुरा, अच्छी इच्छाओं को बुरी इच्छाओं को करवाता तो है, लेकिन उसका भी आधार, उसका अच्छे विचारों को करना वो भी आहार पर आधारित जरूर रहता है। इसलिए वो भी बताया गया कि भाई जिसको सत्व से काम करना है, अलग अलग कैटेगरीज के आहार बताए गए, जिसको ये काम करना है, जैसे कहीं ऐसे धर्म संप्रदाय हैं कि जहाँ बताया गया कि वहां पे ऐसे लोगों को ये चीजें नहीं खानी है, जैसे प्याज है, लहसुन है, वो इन जो ये ऐसी धर्म से जुड़ी हुई एक्टिविटियां करते हैं या जिनको ये अध्ययन करना है तो उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जो ऋषि तुल्य बताया गया है, जो जिसमें साधुता है, जो साध्वी हैं, उनको इन आहार से दूर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आहार के मैंने आगे जो बताया कि प्रकार बताए गए कि कौन सा आहार है जो सत्व को बढ़ाएगा, कौन सा आहार है वो जो राजसिक वृत्ति को बढ़ाएगा, कौन सा आहार है वो तामसिक वृत्ति को बढ़ाएगा। तो उसका पूरा जो है वो हमारे मन के साथ हम क्या आहार कर रहे हैं उसका पूरा संबंध मन के साथ है। तो हमें अगर अपने मन को अच्छी तरह से
हमें जैसे चाहिए अच्छे विचार हमें लाना है तो हमें आहार पर ध्यान देना पड़ेगा। जहां मैं बात कर रही हूँ गर्भाधान पूर्व संस्कार की, तो आने वाली में भी कैसा होना चाहिए उसका भी हमें, उसका सत्व उसमें जो लाना है, उसमें सत्वज भाव लाने हैं। तो वो सत्वज भाव कैसे लाने हैं, तो उसका पूरा आधार जो है कि वो 90 दिन के दौरान वो दंपति उसका आहार कैसा है उस पर वो निर्भर रहता है। तो उसको पहले ठीक करना, क्योंकि वहीं से ही पहले तो ऐसे फिजिकल वो शुक्र आत्म वहीं से बनेगा, और जो भी हम जैसे बताया कि 6 फैक्टर्स हैं उसमें सत्वज भाव के लिए हमें पहले से अगर कैसा चाहिए तो वो पर आहार है, क्योंकि जैसा वो लेंगे उसके मन पर असर पड़ेगी और वही आगे जाके इसी तरह से करेगा। विज्ञानमय कोश बुद्धि, जो विवेक है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, यह भी बताया गया कि यादृशी बक्षिस तादृशी बुद्धि, ये भी वेदोपनिषद में बताया गया कि जैसी बुद्धि, जैसे आहार करोगे वैसी बुद्धि होगी। हमारी बुद्धि पर भी आहार का रोल बड़ा है कि हमारे को हमारी विवेक को भी गंवाने में हमारे आहार का रोल रह सकता है। तो उसके लिए भी हमारा आहार कैसा हो उस पर, और आखिर जो बताया कि चित्त, कि जिस पर सभी हमारी जो भी हम क्रियाएं करते हैं सबकी एक ब्लूप्रिंट वहां पे फिक्स होती है, वो होती है हमारे चित्त पर। तो ये सभी, और वही चित्त हमें आगे जाके हमारे जो भी बताते हैं हमारे अच्छे कर्मों का जो संचय करना, या हमारा जो बोलते हैं कि जिसको हम हमारा फॉर्चुनेट कहें या कुछ भी कहें, तो उसको हमारे अच्छा और बुराई तरफ ले जाने में यही जो है, और इसी से ही हमारा पूरा हमारी जो पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व बनता है। ये सभी फैक्टरों को मिलाते हैं कि हमारा शरीर कैसा है, हमारे में ऊर्जा उत्साह कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारी बुद्धि कैसी है, हम क्या कर रहे हैं, उस सभी को मिलाकर एक व्यक्तित्व बनता है। तो जब हम चाहते हैं कि उत्तम संतति या अच्छे व्यक्तित्व को लाना, तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि उसमें बड़ा रोल जो है, शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं इसी से होती है, आहार से होती है। तो जहां हम आगे बात करते हैं और रही कि जैसे आगे बताया कि हम विकास की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन कौन सा विकास, क्या करना हमें चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि फिजिकल तो बहुत कुछ है, ऐसे रोड्स, ऐसे मॉल्स, ऐसे सब हम देख रहे हैं कि सब है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने में ही खो चुके हैं। हमें पता नहीं है कि हम क्या है। जहां हमें अपना आंतरिक विकास चाहिए वही हम नहीं है आज, बाकी सब कुछ है। तो हमें वापस ये सोचना पड़ेगा कि इसमें ये विकास एक्चुअली है क्या। तो ये विकास है एक्चुअली अपने व्यक्तित्व का विकास करना, यानी अपने पंचकोश को अच्छी तरह से अपने अपने काम में अच्छी तरह से लगाना। हमारा पंचकोश अगर विकसित है तभी व्यक्तित्व का विकास है, और उसी को अच्छा करने में या उसको विकास में लाने के लिए उसमें आहार का रोल है। तो जैसे इसीलिए बताया कि अन्न एवं ब्रह्म, इसीलिए अन्न है वो ब्रह्म है। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जो करना है, तो इसको पहले से प्री कंसेप्शनल मेथड के, जहां से अभी एक सूक्ष्म शुरुआत हो रही है, जहां से एक अच्छे व्यक्तित्व बनने की, जहां से व्यक्तित्व लाने की जहां से शुरुआत हो रही है, वहीं से ही उसको करेक्ट कर लेना। हाँ, ये मुश्किल जरूर लगता है। जो मेरे पास आते हैं जो आज काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्या होगा उसमें खास तौर से मेल का क्वेश्चन रहता है कि बस 90 दिन करना है ना, ये रहता है। लेकिन हाँ, प्लस पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं ये करते हुए फिर उनको जैसे वो खुद में जो परिवर्तन पाते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो फिर उसे ले सकते हैं आसानी से। लेकिन पहले जो करना, उसको बताया जाता है कि जब उसका प्रकृति परीक्षण करके उसकी जो पहली प्रोसेस होती है शरीर शुद्धि की प्रक्रिया, जो आयुर्वेद पंचकर्म से 12 दिन की 15 दिन की पूरी प्रक्रिया है, वो पहले कंप्लीट होती है, क्योंकि उससे पहले वाले प्लस माइनस तो निकालने पड़ेंगे। तब तक की जो एज होती है वो करीबन 25 इयर्स होती है। तो उसमें जो
फॉलो किया, उसमें जो गलतियां की है तब तो ठीक है, उनको ये नॉलेज नहीं था कि ये जो गलतियां हुई है उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस बताई गई वो है देश शुद्धि की प्रक्रिया, सेल्यूलर क्लेंजिंग की प्रोसीजर बताई गई। लेकिन उसके बाद से जब अलर्ट किया जाता है कि अभी ये इस तरह का आहार, उसमें भी ये चीजें हो, कुछ चीजें भी पर्टिकुलर बताई गई कि स्पर्म के लिए क्या अच्छा है। वो प्री कंसेप्शन मेजर में जो बताया गया कि कुछ स्पेसिफिक डाइट है, कुछ जनरल जो हमें चेंज लाने हैं कि भाई क्या होना चाहिए। जो मैंने बताया कि अष्ट आहार विधि जो बताई है आयुर्वेद ने, तो वो जनरली है, वो हर एक को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्री कंसेप्शनल स्टेज में फॉलो करना है, कि उसमें खुद की प्रकृति क्या है उसके अनुरूप आहार का आयोजन। तो जैसे पित्त प्रकृति है तो पित्त प्रकृति के लिए आहार का आयोजन कैसे करना कि जिससे उसका पित्त और साम्य अवस्था में रहे, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो उसे क्या क्या लेना चाहिए। वो प्रकृति गर्भ से बनती है, लेकिन प्रकृति वो फिर उसमें चेंज नहीं ला सकते, हम प्रकृति में चेंज नहीं ला सकते, लेकिन प्रकृति को ठीक रखने के लिए आहार का जरूर हम कर सकते हैं कि उसी के अनुरूप आहार का आयोजन करना, तो हम खुद को बचा सकते हैं कि कोई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन ना हो और हमारा स्वास्थ्य बना रहे। तो पहला जो है कि उसके प्रकृति के अनुरूप, फिर कौन सा काल है, कौन सी जो बताया गया आगे जो सर ने बताया कि 6 ऋतुएं हैं, तो इसके अनुसार अपने आहार में परिवर्तन लाना, वो भी एक है, आयु के अनुसार भी है, और जो चलता हुआ काल, चलती हुई ऋतु कौन सी है उसके अनुरूप लाना। फिर है कैसे संयोग, कैसे बनाना, उसका भी पूरा साइंस है कि किसका किसके साथ किस पात्र में बनाना, कैसे छड़का, आगे जो बात की गई कि भाई कहाँ कौन सी चीज का कैसे तड़का देना, किस चीज से तड़का देना, वो है संयोग कि वो बताया गया कि वो क्या करना। पात्र, कौन से पात्र में खाना खाना, कौन से पात्र में बनाना, कौन सी चीज कौन से पात्र में बताना। जैसे दूध है उसके लिए बताया गया कि चांदी का पात्र बेस्ट है, दूध के लिए सिल्वर यूज करना चाहिए। जनरली खाने के लिए जो है वो कांस्य पात्र, ब्रॉन्ज, उसका यूज करना चाहिए। तो ये भी एक साइंस है कि आप कौन सा पात्र करते हो। तो ये भी एक पूरा के आहार के साथ ये भी बातें हैं कि उस समय उसी तरह से ये सभी बातों को विचारते हुए कि प्रकृति, काल, देश, कहाँ पे रह रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, उस रीजन के अनुसार डाइट का आयोजन करना। तो ये सभी बातों को ध्यान में लेना होता है। तो ये सभी जनरल और कुछ स्पेसिफिक डाइट बताएं। प्री कंसेप्शनल स्टेज में कुछ स्पेसिफिक डाइट बताया गया है कि जैसे ओम की क्वालिटी है, तो शास्त्रों में बताया कि ओम की क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए वो कुछ अपने रूटीन डाइट के साथ एवरीडे जो चीज इसमें करनी है उसमें पर्टिकुलर बताया गया तिल, वो तिल का यूज करें, उड़द का यूज करें। और जैसे शुक्र को, जैसे बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है 70 डेज के दौरान, तो उसको बेस्ट करना है, तो शुक्र सौम्य धातु है, तो उसके लिए कौन सी चीजें हैं जो उसे लेने से वो बेस्ट बनेगा। उसमें बताया गया दूध है, घृत है, मांस है यानी उड़द है, आंवला है। तो ये जो चीजें बताई गई है वो शुक्र की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए जो बताई गई, वो अगर वो ली जाए उन 90 दिनों के दौरान तो वो बेस्ट क्वालिटी बनती है। और इसी तरह से आहार का आयोजन जो है वो प्री कंसेप्शनल स्टेज में करना होता है कि आगे पता है कि अन्न ही सौम्य मना, अन्न के द्वारा ही जो मन, और उसको कैसे हम ला सकते हैं कि जैसी क्वालिटी चाहिए, मन की क्या क्वालिटीज है, वो जो आगे बताए सत्व रज तम, उसके अनुसार आहार शुद्धि से हम मन की सत्व शुद्धि कर सकते हैं। आहार की शुद्धि की प्रक्रिया, उससे सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध दृढ़ स्मृति। अगर हमारा मन शुद्ध है तभी हम अपनी मेमोरी को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और अगर हम उसको मेमोरी को और स्मृति को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं तभी हम सभी कार्य अपने अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज जो बहुत कॉमनली प्रॉब्लम यही बढ़ रहा है कि हाइपर एक्टिवनेस, कि
हम कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं, और हम हमेशा आने वाली जनरेशन के लिए ये कंप्लेन ही रहती है कि हमारे आने वाले बच्चे वो हाइपर एक्टिव बहुत है। तो ये हाइपर एक्टिवनेस यानी क्या कि हम हमारे लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं है, वही है। तो वो शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत यहीं से होती है कि ये अगर पहले आने वाली जनरेशन के लिए जो मेरा था प्री कंसेप्शुअल स्टेज 90 दिन, उसमें अगर आप नहीं है, अपने पे कंसंट्रेशन नहीं है, तो उससे आगे जाके जो होगा कि वो आगे जाके परिणाम भी वही मिलने वाला है। तो उसके लिए पूरा अलर्ट वहीं से होना पड़ेगा। उसी में भी आहार का रोल है कि आहार की जब शुद्धि होगी उससे मन की होगी, और उसी से ही जाके हम कहीं ना कहीं उसे हमारी मेमोरी पर हम कंसंट्रेट हो पाएंगे, और वही आगे जाके वही जो है वो कंसंट्रेशन, वही अवेयरनेस जो है आने वाली जनरेशन में आएगी। तो ये जो करना होता है ये सभी के लिए पहले से आहार का आयोजन करना, जिससे ये गर्भ संभव सामग्री को पहले ठीक करना, हमारे फैक्टर्स को, गर्भ के लिए जो फैक्टर्स है उसको ठीक कर लेना, हमें क्या चाहिए, कैसा मन चाहिए, कैसी आने वाले बच्चे की बुद्धि चाहिए, कैसा उसका व्यक्तित्व चाहिए, ये पूरा आयोजन जो है उसका पहले से प्लान करना। दूसरा जो स्टेज है वो जो बताया गया कि शरीर शुद्धि का पूरा जो 90 दिन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद गर्भाधान संस्कार, उसमें भी पर्टिकुलर उन जो है कि वो ओव्यूलेशन डेज के हिसाब से वो 10वें दिन से 16 दिन के बीच में ये प्रोसेस जो होती है, उसमें भी पर्टिकुलर डे, तिथि, नक्षत्र के अनुरूप उसका आयोजन करके, क्योंकि गर्भाधान संस्कार यानी एक अच्छी आत्मा को लाने की प्रक्रिया है, तो उसी अगर उसका दिन भी निश्चित किया जाता है, उसकी तिथि निश्चित की जाती है, तब गर्भाधान, लेकिन उसी दौरान भी वो 5 दिन के दौरान भी जब वो ओव्यूलेशन हो रहा है, जब वो फॉलिकल रप्चर होगा, जब वो फर्टिलाइजेशन होगा, तब उसके लिए भी पर्टिकुलर कौन सा डाइट उन दोनों में लिया जाए, उसके लिए भी शास्त्रों में बताया गया है कि उस समय जो लेना है वो भी पर्टिकुलर 5 डेज का स्पेशल डाइट है। और बाद में जो है वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था पूरी जो 9 महीने की जो परिचर्या है उसको जो बताया गया, तो उसको भी 4 फैक्टरों में डिवाइड किया है, जिसका पहला फैक्टर है आहार, कि उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। उसमें जो पहला जो फैक्टर है कि उसका आहार कैसा हो, बाद में आता है विहार कैसा हो, कि विहार की जो बातें हैं, आहार का मैं आपको गाइड करूंगी, जो विहार है, विहार यानी उसका डेली रेजिमेंट, वो सुबह से शाम तक क्या करेंगे, उसमें कौन से योग होने चाहिए, कौन से प्राणायाम होने चाहिए। वो मेरे सत्र खत्म होने के बाद, मेरा सेशन खत्म होगा, उसमें फिर जयेश भाई जो कि गांधीधाम से इसके लिए आए हैं कि वो बताएंगे कि बिहार यानी उसमें पर्टिकुलर योग कौन से करने हैं, क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा प्राणायाम कब करना, उसकी इफेक्ट उस गर्भ पर क्या पड़ेगी, कि पहले जो 3 मास है उसके दरमियान क्या करना, जिससे उस मदर का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे और फिटनेस का डेवलपमेंट अच्छी तरह हो। 4, 5, 6 मंथ कि जहाँ पंचम, मनः, षष्ठ बुद्धि, तब कौन से करना, फिर 7वें, 8वें, 9वें मास के जो प्रसव सरलता से हो जाए उसके लिए क्या क्या करना, ये पूरा आयोजन जयेश भाई बताने वाले हैं। रक्षा कर्म को मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो टाइम के हिसाब से भी उसमें पूरा हमारी जो एंशिएंट प्रोसीजर क्या थी, हमारी परंपराओं से हमारे कौन सा, उसके लिए एक संस्कार प्रक्रिया थी कि जो हम सीमंतोनयन संस्कार रक्षा कर्म के लिए करते थे, वो भी अभी उसमें पूरे जो 3 संस्कार हैं, जो गर्भाधान संस्कार, कुंसवन एंड सीमंतोनयन, उसमें से पर्टिकुलर जो सीमंतोनयन संस्कार है वो रक्षा के लिए है। उसकी क्या, कैसे, उसका पूरा विज्ञान वो मैं अभी समय के अभाव में नहीं बताऊंगी। लेकिन चौथा जो फैक्टर है सद्ग्रोथ, कि जो मेंटल डेवलपमेंट, जो 87% मन का विकास जो गर्भ में हो रहा है, जो पूरा निर्भर उस माँ पर है, तब उसे क्या क्या करना, कब कौन सी एक्टिविटी करना, और उससे हम मेंटली कौन सी फैक्टर्स को, कौन सी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, उसको कुछ एक्टिविटियां उसके लिए क्या क्या है वो हिना बहन बताएगी।
उसके बाद वाला जो सेशन होगा कि उसके लिए कौन सी एक्टिविटियां करना, जिससे हम उसके मेंटल डेवलपमेंट को जो प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए। और उसमें जो पहली बात है, मैं वापस आऊंगी आहार पे, कि ये 5 तत्वों के हिसाब से कि जो उसमें भी कौन सा डेवलपमेंट कब है। वैसे पूरा आयोजन जो किया गया है इन 5 तत्वों के आधार से कि हमारा बॉडी जो है वो 5 भौतिक है, उसमें कौन सा तत्व कब चाहिए, कौन सी मात्रा में चाहिए, कौन सी क्वालिटी में चाहिए, उसका पूरा आयोजन करना होता है। और पर्टिकुलर गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में आहार के आयोजन में क्या क्या करना होता है, उसमें पहला 9 मंथ के दौरान कि उस मदर को भी अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिलता रहे, उस मदर को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और फीटस का डेवलपमेंट, उसका पर्टिकुलर एम्ब्रियोजेनेसिस जो हो रहा है, गर्भ की जो वृद्धि विकास की प्रक्रिया हो रही है, उसमें भी पर्टिकुलर ऑर्गेनोजेनेसिस के हिसाब से कौन सा ऑर्गन कौन से मंथ में डेवलप हो रहा है, उसी के हिसाब से उसे कौन से डाइट में कौन से सप्लीमेंट्स लेना, कौन से तत्वों को ले, इसी तरह से पूरा जो है वो गर्भावस्था के दौरान जो है वो आयोजन किया जाता है कि स्पेसिफिक जो डाइट प्लान हर मंथ के हिसाब से वो करना। जैसे अलग अलग स्टेज है, प्रथम मासिक कललम जायते, यानी फर्स्ट मंथ में जो फीटस का जो डेवलपमेंट है एकदम सूक्ष्म रहता है, सिर्फ वो एक सेल के स्वरूप में, वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ जो फैलोपियन ट्यूब में हुआ तो वो एकदम सूक्ष्म है, एक सेल में रहता है, तो उसको बोलते हैं, वो उसके लिए जो टर्म है कललम, प्रथम मासिक कललम जायते। तो वो जो है कि अभी उसमें जो प्रोसेस होगी वो होगी उसका मल्टीप्लिकेशन, वो सेल मल्टीप्लाई होता जाएगा और उसका विकास होगा। तो वो जो प्रक्रिया है, तो वो हमारे आहार के लिए बताया गया। हमारे आहार में 6 रस हैं, मधुर, लवण, अम्ल, तिक्त, कषाय, के अलग अलग कटु, ये जो 6 रस जो बताए गए हैं, उसमें भी पर्टिकुलर मधुर जो है वो वृद्धि के लिए बताया गया। तो जहां अब प्रथम मासिक कललम, अभी जहां मल्टीप्लिकेशन वृद्धि की शुरुआत हो रही है, तब उसे अगर जितने भी हमारे मधुर, जितने भी स्वीट और प्रवाही ऐसे जो दिए जाए, ऐसे लिक्विड्स दिए जाए, तो वो उस मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट करेगा। और उसी समय में उसी मदर को स्टमक रिफ्लेक्शन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। मतलब वो प्रवाही हो, सुपाच्य हो, उससे कोई प्रकार के रिफ्लेक्शन भी ना बढ़े और वो जो वृद्धि को है वो प्रमोट करे। उसके लिए जैसे भी लिक्विड है, जैसे कोकोनट वाटर, जैसे दूध, गाय का दूध, ये चीजें अगर तब दी जाए उसे, मूंग का पानी, खीर, तब उसे दी जाए, तो उससे क्या होगा कि वो बेस्ट डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। उस समय कोई नट्स की जरूरत नहीं है। नहीं तो होती क्या गलती है जनरली कि जैसे ही प्रेगनेंसी आई, अभी न्यूट्रिशन चाहिए, बेस्ट न्यूट्रिशन देना है, फिटस को अच्छा करना है, उसमें सब अच्छी जितने भी हैं, जितने भी जूसेस, एक्चुअली हमारे भी जूसेस का कॉन्सेप्ट भी गलत है। जितने भी फ्रूट्स हैं वो ऐसे ही खाने चाहिए, होल खाने चाहिए। फ्रूट्स का जितना, जिस चीजों का एब्स्ट्रैक्ट निकाल देते हैं, वो चीज हमेशा डाइजेशन करने में हैवी हो जाता है, उसको होल ही देना है। तो खास तौर से ये कि उस समय जूसेस नहीं देने हैं। जैसे जितने भी स्वीट फ्रूट हैं उस समय बनाना इज बेस्ट, उसे केला दिया जाए, वो बेस्ट है कि वो वृद्धि को प्रमोट करेगा। उसमें जीवनिया भी बताया गया है, उसको कदली फल आयुर्वेद में उसके लिए वर्ड यूज किया गया, उसको जीवनिया बताया गया। तब ये चीजें चाहिए, तब उसे वो स्वीट, वो केला दिया जाए, कोकोनट वाटर दिया जाए, दूध दिया जाए, मूंग का पानी दिया जाए, तो वो बेस्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। वो उसे तभी देना है क्योंकि अभी उसकी शुरुआत हो रही है। और पर्टिकुलरली स्पेशली वाटर ऑलरेडी बॉइल्ड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड जो है उस समय कुछ ppm की मात्रा में ही चाहिए। वो क्या है कि सेल अभी बन रहा है, तो सेल में से तभी से वो एक एक सेल को इम्यून बनाए, वो अच्छे से अच्छा हमारी बॉडी के लिए इम्यूनिटी पावर जो है वो गोल्ड में है। लेकिन मात्रा कितनी चाहिए?
सिर्फ कुछ पीपीएम की मात्रा में। कैसे मिल जाएगा? सिर्फ 24 कैरेट के गोल्ड का एक छोटा सा पीस, उसको सीधा फ्लेम पे गरम करके पानी में डाल दिया जाएगा। गरम इतना करना है कि जैसे पानी में डालोगे तो एक छम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेटल को आप एकदम से गरम करते हो फिर पानी में डालो तो ये छम ऐसा होता है, बस इतना ही उसका है। ये इसका क्वालिटी, उसका कितना हुआ है और कितनी मात्रा में चाहिए, उसके लिए एक टेस्टिंग है कि ये आप इतना फ्लेम पे गरम करो और पानी में डालो, वो पानी में 15 मिनट रहेगा। बॉडी को जितने पीपीएम की मात्रा में चाहिए उतना उसे सिर्फ वहां से मिल जाएगा। तो वो एक फर्स्ट मंथ से शुरू करना है कि वो पर्टिकुलर किया जाए। और मैंने बताया कि पात्र, सिर्फ सिल्वर में तो सिर्फ पात्र, दूध जो लेना है, दूध को उबाल लो और फिर उसे सिर्फ 30 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर तक आ जाए, उतने मिनट तक उसे सिर्फ सिल्वर के ग्लास में या बाउल में रख दो। वो अगर वो गर्भिणी या प्रेग्नेंट लेडी लेती है तो उतनी ही मात्रा चाहिए। सेकंड मंथ में जब यही प्रोसीजर फास्ट होगी, अब वो मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा, अब वो ग्रोथ फास्ट होगी, तब अभी सिर्फ लिक्विड नहीं चलेगा, अभी सेमी सॉलिड चाहिए। तो जितने भी सेमी सॉलिड हैं, खीर है, हाँ टेस्ट अभी मीठा ही रहेगा, मधुर रस ही रहेगा। तो वो जितने भी हैं, जो उसमें भी स्वीट लिक्विड, उसमें भी अभी सेमी सॉलिड, उसमें खीर दी जाए, उसमें खिचड़ी दूध दिया जाए, ये सब चीजें दी जाए, तो बनाना दिया जाए, दूध के ग्लूटन के साथ दिया जाए, तो वो बेस्ट वृद्धि की प्रक्रियाओं को भी प्रमोट करेगा। और मधुर रस सिर्फ दिखने वाले स्वीट हमारे से नहीं है, राइस की अलग अलग प्रोडक्ट तब दी जाए तो भी वो ग्रोथ को अच्छी तरह से प्रमोट करेगा। जब तीसरा मंथ है, अभी जो बनेंगे उसमें पर्टिकुलर बताया गया कि उस गर्भिणी को सुबह उसका जो फर्स्ट डाइट हो उसमें दूध में घृत यानी घी और शहद मिलाकर दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि जब घी और शहद साथ में मिलते हैं तब वो बॉडी में जाके ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स को डेवलप करते हैं कि जो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। ये तीसरे मंथ में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो बनते हैं, जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर, जो हमारा सातवें भाव है, वो जो जिसके हमें जैसी आने वाले बच्चे में जो इम्यूनिटी चाहिए वो कब प्लान कर सकते हैं, वो इस डाइट से होगी। तीसरे मंथ में जो लिया जाएगा उस समय जो घृत और शहद को मिलाकर लिया जाएगा उससे होगा, तो वो उसे तब दिया जाए। अभी डेवलपिंग स्टेज में ऑर्गन कौन सा बनना शुरू हुआ? हार्ट डेवलपमेंट। तो अभी सिर्फ मधुर नहीं, मधुर और अम्ल, ये जितनी भी चीजें हैं, आंवला फ्रूट्स में देखा जाए तो फ्रूट्स में पर्टिकुलर अनार है, वो तब दिया जाए, ग्रेप्स तब ली जाए, ड्राई फ्रूट में तब लिया जाए, उसमें किशमिश है, जर्दालू है, ये तब लिए जाए, तो वो हार्ट डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। तब वो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। उसके लिए सब ये चीजों का यूज जो वो तीसरे मंथ के दौरान करना है। फोर्थ मंथ जब आएगा तब अभी जो है वो बॉन्स डेवलपमेंट हो रहा है, अभी बॉन्स डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। सेंस ऑर्गन्स में आई, ऑप्टिक नर्व, वो जब बन रही है तब उसे कौन से तत्व होती है जाए कि अभी जो है उसे जो चाहिएगा पर्टिकुलर, उसे सुबह जो है वो गाय के दूध से निकला हुआ मक्खन दिया जाए। वो अगर सुबह ले तो उससे बेस्ट डेवलपमेंट, हार्ट का डेवलपमेंट अच्छी तरह से कंप्लीट होगा और जो बॉन्स का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी से शुरू होगा। और पर्टिकुलर फोर्थ मंथ में उसे कर्ड दी जाए। कर्ड की जो अलग अलग प्रिपरेशंस हैं वो उसे तब दी जाए, अलग अलग टाइप के जैसे रायते हैं वो उसे तब दिए जाए, तो उसके जो तब जो है वो बॉन्स के डेवलपमेंट की अच्छी तरह से शुरुआत होगी। हाँ, अभी उसे नट्स में भी पर्टिकुलर आलमंड दिया जाए, वो फोर्थ मंथ में दिया जाए, सुबह के टाइम वो फर्स्ट डाइट उसका वो हो, फिर उसे मक्खन दिया जाए और दोपहर को उसे कर्ड राइस या कर्ड की अलग अलग प्रिपरेशन जो है उसे दिन को दी जाए, तो उससे पर्टिकुलर जो है वो बॉन्स का डेवलपमेंट अच्छी तरह से शुरू होगा और हार्ट का डेवलपमेंट अच्छी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। और नॉर्मल डाइट में भी जितनी भी उसे चाहिए
वो प्रिपरेशन में वो उस समय मक्खन का यूज करें। पर्टिकुलर 4th मंथ के दौरान अगर वो वाइट मक्खन, नॉट मार्केट में अवेलेबल अमूल का बटर, लेकिन गाय के दूध से निकला हुआ जो मक्खन है उसका यूज जो है वो इस मंथ के दौरान होना चाहिए। पर्टिकुलर 5वें मंथ में पंचमे मनः प्रतिबुद्ध गर्भवती, और जो डेवलपमेंट है उसके लिए शास्त्र में बताया गया है कि उस समय गाय का घी दिया जाए दूध के साथ। सुबह उसका जो फर्स्ट डाइट हो वो दूध के साथ उसे घी दिया जाए। और जितने भी वाइल्ड सब्सटेंस हैं, जितने भी जैसे खीर है, दूध पौवा है, ये सभी चीजें जो है वो तभी दी जाए तो बेस्ट है कि वो जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से होगा। तब उसे पंपकिन दिया जाए, तब उसे पेठा दिया जाए। स्वीट में भी पर्टिकुलर जो पेठा, जो वैसे आगरा का पेठा जो मशहूर है, वैसे तो अभी अवेलेबल हर जगह पे रहता है, लेकिन वो चीज दी जाए तो वो पर्टिकुलर फीटस के डेवलपमेंट में भी अच्छी है, और 5th मंथ के दौरान पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए भी वो बेस्ट है। और हाँ, तब मांस और रक्त धातु का भी उपचय होता है पर्टिकुलर 5वें मंथ के दौरान। तो उसके लिए उतने जितने भी हमारे जो भी ये मल्टी ग्रेन्स हैं तब उसे दिए जाए अलग अलग तरह से। और जो सीरियल्स हैं, मूंग, चना, चौरा, ये सब उबाल के। आज हमारे बीच में एक दूसरा कॉन्सेप्ट स्प्राउट्स का भी चला है कि हम स्प्राउट्स को बहुत न्यूट्रिशन, लेकिन उसको नहीं लेना चाहिए। स्प्राउट्स से वो कंपैरेटिव डाइजेशन के लिए बहुत ही हेवी है, वो नहीं लेना चाहिए। उससे अच्छा है बॉईल करके लो। जो पर्टिकुलर आगे ने बताया कि हर एक संस्कार का एक अपना है कि भाई कैसे लेना जाए। जो सीरियल्स है उसके भी पहले उसको भिगो के रखना, फिर उसको बॉईल करना, और फिर उसको तड़का देना या जैसे वघारना अलग अलग चीजों से, उसी तरह से लिया जाए तो ही अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा। तो ये भी एक है कि पर्टिकुलर 5वें मंथ के दौरान वो जरूरत है, लेकिन इसी तरह से वो बॉइल्ड अलग अलग जो है वो उसी तरह से लेना है। और पढ़े तो बताया कि उस समय जो बताया कि पंचमे मनः, मतलब सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के साथ अभी मेंटल क्वालिटी भी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगी। इसके लिए शास्त्रकारों ने बताया कि जितने भी वाइल्ड सब्सटेंस यानी कि खीर या दूध पौवा, तो मैंने आगे बताया कि अलग अलग टाइप के जो डाइट बताए गए कि भाई सत्व को बढ़ाने के लिए कौन सा डाइट, राजस को बढ़ाने के लिए कौन सा डाइट, तो उसमें पर्टिकुलर ये डाइट जो है वो मेंटली क्वालिटी को अच्छी तरह से डेवलप करेगा। तो इसके लिए भी 5वें मास के दौरान खास तौर से कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। दूसरा बताया गया है कि एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि सौमनस्य जननम, आगे मैंने जो बताया कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें भी 87% जो मन का विकास है, तो मेंटल डेवलपमेंट है, वो इंट्रायूटेराइन लाइफ गर्भावस्था के दौरान हो जाता है। वो जो है वो उसमें पर्टिकुलर उसका पूरा जो आधार है वो माँ पर रहता है कि उसका मन कैसा है। उन दोनों के बीच में एक साइकोन्यूरल रिलेशनशिप जो रहती है उसकी वजह से जो है गर्भ का मन उसकी वजह से बनता है। तो अन्न पर भी जो इफेक्ट है कि मन को विकसित करने में, और उसकी इफेक्ट गर्भ के मन पर। तो अन्न को भी जैसे बताया गया कि अन्न से, जैसे आगे बताया गया, अन्न से ही मन बनता है। तो पर्टिकुलर 5th मंथ में 6th मंथ में बहुत अलर्ट होने की जरूरत है कि उस समय क्या जा रहा है। पंचमे मनः, षष्ठे बुद्धि, इस समय दरमियान तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। जहाँ बताया गया कि 6th मंथ के दौरान षष्ठे बुद्धि ही, और पर्टिकुलर ऑर्गन के हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो बॉन्स का डेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा है और स्किन का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। तो स्किन के जो लेयर्स हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, जो आयुर्वेद में बताया गया 7 लेयर्स हैं, जो अलग अलग जो लेयर्स उसके जो बताए गए हैं वो सभी 6 मंथ के दौरान डेवलपमेंट होते हैं। तभी उसे डाइट में क्या लेना, जितने भी ऐसे तत्व है, दूध भी, उसका जो ऊपर का दूध को हम गर्म करते हैं, जो उसका ऊपर का लेयर जो है जिसको हम मलाई कहते हैं, उसके साथ दूध लिया जाए पर्टिकुलर 6 मंथ के दौरान। और अस्थि धातु के लिए जितने भी चीजें बताई गई है वो उस समय लेने, जैसे दूध है, सिंगोड़ा है, फ्रूट्स में केला
केला है, आंवला है, ये सभी जो चीजें हैं वो पर्टिकुलर इस मंथ में ली जाए, जिससे उसके जो कैल्सिफिकेशन, जो ऑसिफिकेशन हो रहा है पर्टिकुलर 6 मंथ के दौरान, जो बॉल्स बन रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो ये प्रोसीजर को भी प्रमोट करने के लिए कौन से आहार का, उसी समय जितने भी ऐसी चीजें हैं कि जो स्किन के लिए बताया गया, दूध और दूध की प्रोडक्ट खूब मात्रा में ली जाए तो उसका उपयोग, कोकोनट उस समय लिया जाए 6 मंथ के दौरान, कोकोनट वाटर, नारियल, ऐसे ही जो रहते हैं वो डाइट में लिया जाए। और दूध की चीजें बनी हुई, जैसे हम दूध उस समय जाना चाहिए, क्वांटिटी में जाना चाहिए, लेकिन वो उसके साथ कैसे करना, तो उसके अलग अलग प्रिपरेशन, जैसे रबड़ी है, बासुंदी है, कि जिससे दूध ज्यादा मात्रा में जा पाए, तो ऐसी प्रिपरेशन को पर्टिकुलर इस मंथ में लेना। और आगे मैंने बताया कि षष्ठे बुद्धि का भी है, जो मैंने बताया कि 5वें 6ठे मंथ के दौरान बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। पंचमे मन षष्ठे बुद्धि, और जो भी डाइट की इफेक्ट वहां पर भी होने वाली है। 7वां मास है कि अभी जो फिटल पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, अगर उसकी हम चेकअप करवाते हैं, अगर उसका अल्ट्रासाउंड होता है, तो पर्टिकुलर उस समय जो फिटल वेट है अभी तक का पर्टिकुलर 1 kg एवरेज रहेगा, वो 800 ग्राम से 1 kg रहता है। तो अभी इसका फिटल टोटल जो वेट गेन हो 7 मंथ से ही होता है, और पूरी मांस धातु उस समय ज्यादा से ज्यादा मसल्स डेवलपमेंट होता है। तो उस समय क्या डाइट में जाना चाहिए, उस समय पर्टिकुलर बताया गया कि घी के साथ मीठा, लेकिन वो भी ऐसा मूंग से बना हुआ, जैसे कि मैसूर, जैसे कि मोहनथाल, ये चीजें पर्टिकुलर इस मंथ में जाती है, तो वो फिटल का वेट गेन बहुत अच्छी तरह से होता है। तो ये उसे दिया जाए, ये सब चीजें तब उसे दिया जाए। मूंग की दाल, उड़द की दाल भी तब दे सकते हैं 7 मंथ के दौरान, वो देना। और उस 7वें मंथ के दौरान कुछ परंपराएं हैं हमारी कि पर्टिकुलर उस समय मेथी के लड्डू, मेथी के जो सीड्स होते हैं उसके लड्डू दिए जाते हैं। एक जीरक का एक प्रकार है, औथमी जीरक करके, वो भी उस समय दिया जाता है, क्योंकि उसी मंथ से अभी फीटल का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन मदर का बॉडी लैक्टेशन के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है। तो कुछ चीजें उसके लिए भी 7 मंथ के दौरान जो है, उसी समय से जो वो आने वाले लैक्टेशन भी कैसे टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट हो, उसकी क्वालिटी ऐसी हो, उसका भी जो है पर्टिकुलर 7 मंथ से वो शुरुआत होती है, उसमें भी उस तरह का डाइट है, और इसके लिए भी पर्टिकुलर ये चीजें उसके लिए दी जाती हैं। 8th मंथ अभी डाइट को वापस से क्वालिटी वाइज डाइजेशन के लिए जितने भी लाइट करना है, पहले जो बताया 1st और 2nd मंथ जो वृद्धि को प्रमोट कर रहा था, इसलिए मीठा, अभी जो करना है वो डाइजेशन के लिए शीतल नहीं, ठंडा नहीं, अभी जितने भी सूप्स हैं, मूंग का पानी, वेजिटेबल सूप, ऐसी तरह की जो जितने भी हल्का खिचड़ी है, मूंग दाल राइस है, अभी डाइट को इसी तरह से कर देना है कि जिससे डाइजेशन बहुत इजीली हो जाए, और यही इफेक्ट आगे जितना भी डाइजेशन में लाइट होगा, जितना डाइजेशन अच्छी तरह से होगा, बॉडी में वायु नहीं बढ़ेगा, उससे यूटेराइन मसल्स और वेजाइनल मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी या बढ़ेगी। तो ये चीजें पर्टिकुलर 8th मंथ में इसकी वजह से लेनी है। और 9th मंथ में तो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक स्पाइसेस भी बताए गए, तब ऐसा लेना चाहिए। वेजिटेबल सूप है तो उसको घी का छौंक देने लेना है। 15 डेज के बाद तो ड्राई जिंजर पाउडर ले सकते हैं, तभी से शुरू कर देनी है कि वो। और पर्टिकुलर जो कुछ चीजें, जैसे हम गुजरात की जो परंपरा है राब, कि जहाँ बाजरे के आटे को घी में भूनकर जो बनाया जाता है, राब देना, उसको भी पर्टिकुलर ड्राई जिंजर पाउडर डाल के, तो वो 9 मंथ के 15 डेज के बाद से शुरू कर देना है, क्योंकि वो अभी कॉन्ट्रैक्शन को भी ये चीजें प्रमोट करेगी। ये चीजें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी प्रमोट करेगी और इजी लेबर होगा। उसके लिए पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं कि वो तभी से दी जाए, और डाइट भी जितना भी लाइट होगी, अभी खिचड़ी, मूंग राइस, उसमें भी पर्टिकुलर घी का छौंक दिया जाए, और दूध के साथ घी का यूज करना, वो
कर सकते हैं। पर्टिकुलर तभी जो हमें करना है उसमें बताया गया यूट्रस पर और हमारे जो लोअर एब्डोमेन का जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए दूध के साथ घी का यूज पर्टिकुलर रात के टाइम करना, क्योंकि जो वायु का एक प्रकार, वायु के भी अलग अलग प्रकार हैं, समान, व्यान, उदान वगैरह, उसमें पर्टिकुलर अपान वायु पे काम करना है उस समय पे। तो उसके लिए दूध के साथ घी का यूज जो रात को किया जाए तो उस पर काम करेगा और उससे इजी लेबर है वो हो सकता है। तो पर्टिकुलर 9 मंथ के दौरान जो डाइट इसके लिए बताया गया है। उसके बाद जो है वो पोस्ट नेटल केयर, आहार की जहां मैं बात करती हूँ कि वो कहीं ना कहीं गर्भावस्था से पहले से शुरू हो जाता है, गर्भावस्था के दौरान, अभी गर्भावस्था के बाद। तो पर्टिकुलर उसको बताया गया कि उसको आयुर्वेद में बताया सुतिका परिचर्या, जैसे गर्भिणी परिचर्या एंटीनेटल केयर, वैसे पोस्ट नेटल केयर सुतिका परिचर्या। ये कॉन्सेप्ट भी आज हमारे बीच में से नीचे आ रहा है, लेकिन बहुत अलर्ट होने की जरूरत है कि ये भी जो 40 डेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो जो सुतिका काल जो गया गया है वो पर्टिकुलर 40 डेज का जो बताया गया है उसमें भी आहार का बहुत रोल है। क्योंकि क्या होता है उस समय कि जो लेबर के दौरान जो उसे प्रसव से जो कष्ट बॉडी को जो हुआ है उसमें जो तकलीफ है, उसके जो मसल्स, उसकी जो बॉडी को जो कष्ट पड़ा, उसको वापस कैसे उसको ठीक किया जाए, तो वो वापस नॉर्मल उसको कैसे लाना, बॉडी को उसकी हेल्थ कैसे वापस आए, उसके लिए भी पर्टिकुलर। और दूसरा कि फीडिंग, उस समय उस जो बच्चा जो बर्थ हुआ है, जो बेबी है, उसका जो डाइट है वो माता का स्तन ही उसका डाइट है, तो वो उसको भी पोषण कैसे मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो उसके लिए पर्टिकुलर वो 40 डेज के लिए तो कुछ चीजें कि जिससे उसका हो तो कुछ बताई गई कि तब कैसा डाइट लिया जाए। आज जो बताया जाता है कि हर चीज लेनी है, कि आज हमारे बीच में ये हो रहा है कि हर चीज लेनी है, लेकिन उसकी इफेक्ट जो होती है वो उस लेडी को वो अपनी लाइफ टाइम उसको भुगतनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या दिया जाए, कौन सी चीजें हैं, पर्टिकुलर ऐसी चीजें कि जिसे गर्भाशय अपनी पोजीशन में नॉर्मली आ जाए, जो जिसको लौकिया कहते हैं, जो पूरा गर्भाशय का शुद्धिकरण हो जाए और गर्भाशय का शुद्धिकरण हो जाए और फीडिंग भी अच्छी तरह से आए। तो उसमें कौन से डाइट का रोल है, उसमें जो पर्टिकुलर डाइट बताया गया, जैसे अलग अलग यवागु, हलवा में पर्टिकुलर सोंठ में, गुड़ में बनाया हुआ जो हलवा है वो उसे दिया जाए। अलग अलग जो चीजें जो बताई गई है, पर्टिकुलर जो डील सीड होते हैं कि जिससे गर्भाशय की शुद्धि होती है, उसके लिए जो सुआ बोलते हैं गुजराती में, डील सीड जो है वो तब उसे दिए जाए। अजवाइन जो है तब दी जाए, ड्राई जिंजर पाउडर दिया जाए। उसकी जो बोलते हैं ना कि कोनी माए सवा से सूट खा दीजिए, इसका क्या रोल है, क्यों ऐसे बोला गया होगा? क्योंकि जो पूरा जो है कि भाई सौंठ का जो पाउडर है, सौंठ जो दिया जाता है, उससे उसका जो डाइजेशन अच्छी तरह से बना रहेगा, उससे जो स्तन्य बनेगा वो स्तन्य में इतना पावर होगा कि वो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा, उसकी जो विकास की प्रक्रिया है बहुत अच्छी तरह से होगी। तो ये जो पर्टिकुलर उस 40 डेज में जिसके अलग अलग हैं, सौभाग्य सूठी पाक तो बताया गया वो उसी समय के लिए है कि तब उसे खाना चाहिए, उसे खुद का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, गर्भाशय की शुद्धि होगी, वापस जो पेल्विक यूट्रस अपनी जगह पे आ जाए, यूट्रस क्लियर हो जाए। ये अगर अच्छी तरह से सब प्रोसेस हो जाएगी तो उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। नहीं तो आज जो कॉम्प्लिकेशन को जो हर लेडी फेस कर रही है कि आफ्टर डिलीवरी एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन होना, बैकेक होना, ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं यार, लेकिन वो 40 डेज को अगर केयर की जाए, उसमें दूसरे भी डाइट के अलावा उसका मसाज कैसे करना, उसका कैसे पोजीशन में लाने के लिए जो आयुर्वेद ने पर्टिकुलर पटबंधन की जो प्रक्रिया बताई है, अभ्यंग की प्रक्रिया बताई है, पटबंधन की है, ये भी बहुत सारी हैं। लेकिन जहाँ मैं डाइट की बात कर रही हूँ
तो बहुत ये है कि ये 40 डेज के दौरान उसको स्पेसिफिक डाइट, ये सभी वेजिटेबल्स नहीं, कौन से वेजिटेबल्स लेने चाहिए इसका भी है कि उस समय उसे कौन से दिए जाए। जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, मेथी है, लौकी है, तुरई है, ये सब वेजिटेबल्स उसे तब दिए जाए तो वो बेस्ट है। अलग ऐसे गुड़ में बनी हुई चीज़ें, तब उसे कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है। जितना भी ये डाइट अलग अलग आज जो बताया, सभी फ्रूट्स, तभी उसे वो फ्रूट्स भी नहीं लेने हैं। तो ये सभी डाइट का आयोजन किया जाए तो उसका खुद का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। जो फिटस का जो डेवलपमेंट, गर्भ, उसके बाद बच्चे का जो विकास की प्रक्रिया है, उसके माइलस्टोन है, वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होंगे और वो बच्चा अच्छी तरह से आगे जाके डेवलप हो पाएगा। तो ये जो है वो प्री से लेके पोस्ट तक कि हम अगर अन्न को ही कॉन्सेंट्रेट करें तो भी हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और इससे हम कैसे ये प्रक्रिया पूरी उत्तम संतति में अन्न क्या क्या रोल है, ये मैंने विषय आपके सामने रखा है। इसमें आपके सामने जो भी प्रश्न हो आगे, इस अभी टाइम रहा तो अभी, नहीं तो हम बाद में वो जो पर्सनली सेशन रखा गया उसमें करेंगे। कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।